ऑफ कंसेप्टम एकेडमी। जी हाँ, ये आपका चैनल और आपका स्वागत है हम सबके चैनल पे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो क्लास 11th के लिए है, नीट एस्पिरेंट्स के लिए है, जो बायो लेना चाहते हैं उनके लिए है। सेल बायोलॉजी का आई थिंक शायद लेक्चर नंबर 6 और 7, हाँ सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 7। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये आप देख सकते हैं। जी हाँ, दिख रहा है ना आपको। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को बजाना है ताकि इस तरीके के लर्निंग लेसन्स आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले भैया का नाम था स्ट्रासबर्गर भैया। अब भैया मत लगा लेना, स्ट्रासबर्गर उनका नाम है, ठीक है। तो उन्होंने डिस्कवर किया था साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म क्या है कि ये अगर इस तरीके से सेल है तो इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, सेल का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है बेटा, वही ही साइटोप्लाज्म होता है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं। अब साइटोप्लाज्म दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन और एक होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है बेटा उसमें अमाइनो एसिड, प्रोटीन, ये सारी चीजें, शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में। और कोलोइड यानी कि इसमें फैट प्रेजेंट होता है और यूं कह लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रेजेंट होता है, फैट सॉल्युबल सब प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन का, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और एक है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। तो एक है मतलब मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में क्या है, वो जगह, वो ग्राउंड सब्सटेंस जहां पे कोई, जैसे कि अगर ये हाथ है तो इसमें कोई ऑर्गेनल ला के रख दे टन टन टन, तो उस तरीके से ये जो एरिया हो जाएगा ये हो गया मैट्रिक्स। और ये जो ऑर्गेनल्स आया जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया या लाइसोसोम आ गया, राइबोसोम आ गया, तो वो उस तरीके से वो क्या हो जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स हो जाएगा। सेल ऑर्गेनल्स दो तरीके का होता है, एक तो बिगर मॉलिक्यूल, बिगर ऑर्गेनल्स हो जाते हैं, और एक छोटा छोटा ऑर्गेनल्स जिसको सेल इंक्लूजन्स कहा जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें उतना ज्यादा डाउट होगा। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, पहले भी सेल में बता चुका हूं कि विच इज द मेन एरिया ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, यानी कि सेल में कहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी होता है, तो वो है साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जो न्यू टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर का, वो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी इन दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट द इनसाइड सिस्टम ऑफ सेल। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है बेसिकली जिसमें 3 ऑर्गेनल्स होते हैं और 3 ऑर्गेनल्स कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक दूसरे की मदद से काम करते हैं। जैसे कि ये देखो आम है, आम का पेड़ है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई बच्चा हूँ, मैंने एक बच्चा नहीं हूँ, मतलब कोई बच्चा है और उसने पत्थर फेंक के टन से मारा, आम का पेड़ गिरा, मैंने लिया आम को खा लिया, ठीक। अब देखो हुआ क्या कि आँख ने आम को देखा, हाथ ने पत्थर चलाया, मुंह ने खाया। कोऑर्डिनेशन किसका हुआ, आँख का, हाथ का, मुंह का। इसमें से कोई भी एक चीज नहीं होता तो क्या आम को खा पाते, उतना हाइट, मतलब पेड़ का हाइट होता है भाई, यहाँ पे दिखा दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि ऐसे करके खा लेंगे, ठीक है ना। तो ये तीन ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन से संभव हो पाया आम खाना। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में उसी तरीके से 3 ऑर्गेनल होता है जिसके तहत एक सिस्टम आता है, उस सिस्टम को GERL सिस्टम कहते हैं। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्गी बॉडी पहला ऑर्गेनल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरा ऑर्गेनल और लाइसोसोम तीसरा ऑर्गेनल होता है बेटा, ठीक है। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बस यूं समझो कि ये तीनों ऑर्गेनल्स यानी गोल्गी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम कोऑर्डिनेशन में काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब GERL सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। GERL सिस्टम स्टैंड्स फॉर गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स, ठीक है। तो ये देखो डायग्राम, GERL सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन में काम करता है। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखो, इस डायग्राम में बेटा क्या है कि न्यूक्लियस से क्लोजली एसोसिएटेड होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्वेश्चन नीट का भी है कि विच ऑर्गेनल इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आंसर विल बी आंसर विल बी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए तो देख रहे हैं कि न्यूक्लियस से क्लोजली अटैच होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो
कोई भी मटेरियल जो सबसे पहले अगर न्यूक्लियस ट्रांसफर करेगा किसको करेगा भैया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको दिख रहा है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो इस तरीके का फेस है, तो इसका जो इनवर्ट फेस है, जो कंकेव पार्ट है वो सिस फेस होता है और आउटवर्ड पार्ट जो है वो ट्रांस फेस होता है। ठीक है, सिस फेस और ट्रांस फेस। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक बा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लाइसोसोम का फॉर्मेशन कराना है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कराना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, मेडकिट खाता है, मतलब फॉर्मेशन करता है। किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और वो अभी वो पैकेजिंग नहीं हुआ। जैसे मम्मी आपकी खाना बनाती है तो खाना हाथ में दे देती है कि लेके जाओ, चावल डाल लेके जाओ स्पून, ऐसा नहीं ना, टिफिन में रख के देती है। तो उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले अभी लाइसोसोम बना, उसको ट्रांसफर कर दिया गया गोल्गी बॉडी को। गोल्गी बॉडी टिफिन बॉक्स का काम किया, यानी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो पैकेजिंग किया, लाइसोसोम को ऊपर से कवरिंग किया, उसके ऊपर एक लेयर डाला और उसके सिस फेस से गया और ट्रांस फेस से लाइसोसोम बाहर निकला और वो आ गया सेल के साइटोप्लाज्म में। अब लाइसोसोम जो आया बाहर, अब गोल्गी बॉडी ज़रूरत के हिसाब से उसको कहीं पे भी भेज सकता है, सेल के अंदर भी। ये तो कमांड है गोल्गी बॉडी का। अच्छा, ये यूपीएससी वगैरह का क्वेश्चन, बीपीएससी वगैरह में पूछा जाता है बायोलॉजी के क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, तो वो उसका आंसर 4 दिया रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लंग फन, देवन। तो उसका आंसर गोल्गी बॉडी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो गोल्गी बॉडी ने ट्रांसपोर्ट कर दिया लाइसोसोम को सेल के साइटोप्लाज्म में। तो अभी जो लाइसोसोम है वो है प्राइमरी लाइसोसोम। वो क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। और प्राइमरी लाइसोसोम, अच्छा, लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होता है, ऐसा एंजाइम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और समथिंग फूड मॉलिक्यूल्स को या पैथोजन को किल करने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, उसको ही कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो प्राइमरी लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनएक्टिव होता है। अगर ये प्राइमरी लाइसोसोम है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा, इसके अंदर का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब सपोज कि इस सेल में अंदर से एंटर किया, क्या एंटर किया, फूड या पैथोजन। पैथोजन का मतलब डिजीज होता है, बीमारी होता है। ठीक है, तो उधर से एंटर किया एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से। एंडो का मतलब अंदर और साइटोसिस का मतलब साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के भीतर आने के किसी फूड के मॉलिक्यूल के प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं या पैथोजन को। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस के हेल्प से सेल के भीतर चला आया। जैसे ही अंदर आएगा प्राइमरी लाइसोसोम फट से उसके पास जाएगा और उसके साथ अटैच करेगा। जैसे ही फूड या पैथोजन के साथ प्राइमरी लाइसोसोम का अटैचमेंट होता है, ये प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम में बन जाता है। और जो चेंज आता है वो चेंज ये होता है बेटा कि उसके अंदर का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव हो जाने के बाद वो उस फूड मॉलिक्यूल को या पैथोजन को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, डाइजेस्ट करने के बाद वो फूड एसिमिलेट हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा सेल में। एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्ब हो जाने के बाद वो मतलब वेस्ट मटेरियल बन चुका है, तो एक वैक्यूल आएगा, फूड वैक्यूल, जो उसको कवर कर लेगा। और कवर करने के बाद ये सेकेंडरी लाइसोसोम टर्शियरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब बाहर, साइटोसिस का मतलब साइटोप्लाज्म, तो वो लाइसोसोम यानी टर्शियरी लाइसोसोम एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से बेहुदे डिजीज या फूड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी नहीं होता तो ये संभव हो पाता? जैसे आम खाना संभव नहीं था मुंह, हाथ और आंख के बिना, उसी तरीके से बिना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम या राइबोसोम को ये परफॉर्म नहीं कर पाता, पैथोजन या फूड को डाइजेस्ट या किल नहीं कर पाता। ठीक है, लाइसोसोम। एक और क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग? आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको? सुशांत सिंह राजपूत को नहीं, लाइसोसोम को कहा जाता है। हालांकि ये काफी सेंसिटिव मैटर है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस से, सीबीआई से कि इस पे आगे जांच करे।
बहुत ही दुखदायी मैटर है। और जैसा कि रिजल्ट वगैरह भी आया है, मैं नहीं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप लोग डिप्रेस ना हो। रिजल्ट किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं करता। हाँ, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए था, लेकिन बहुत सारा ऐसा कारण होता है स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं, जो शायद गार्जियन नहीं समझ पाते और गार्जियन के बातों को बच्चे नहीं समझ पाते। तो ये इनकम्पैटिबिलिटी का जो रिजल्ट है, या टीचर या स्टूडेंट की इनकम्पैटिबिलिटी का रिजल्ट होता है एग्जाम का रिजल्ट। तो डिप्रेस ना हो, खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें और सीखें, अपनी गलतियों से सीखें। गलती करने का मतलब सीखना। आपने गलती किया है अगर, तो इसका मतलब है फ्यूचर में आपकी गलती करने की संभावना कम है। एक वीडियो लेक्चर भी लाऊंगा क्योंकि बच्चे फेल क्यों करते हैं या फिर कम मार्क्स उनको क्यों आता है। चलिए, बहरहाल इन्हीं सब बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। हमारा लेक्चर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और जीईआरएल सिस्टम के साथ समाप्त होता है। ठीक है, हाँ। तो अच्छा, एक चीज रुक जाओ मत यार, रुको। लाइसोसोम को मैं बता रहा था कि सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो इसका आंसर लाइसोसोम है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। चलिए, इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हिट कर देंगे, वायरल कर देंगे और खूब अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।